आज ये मेरा सेकंड वीडियो है, सेकंड क्लास है मैग्नेटोस्टैटिक का। ये मैग्नेटोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत सारा सिमिलरिटीज़ है, ये आप लोग पढ़ने से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, या इसको हम बोलते हैं कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो जैसे आप लोग पढ़े थे कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक आप लोग पढ़े थे, उसमें था आपका दो चार्ज हुआ करता था, एक का नाम लेते थे Q1 और एक का नाम लेते थे Q2। दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लेते थे R। तो इन लोगों के बीच का जो फोर्स था हम पढ़े थे, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड दिस फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हम लोग पढ़ते थे। ये दोनों को जब हम मिला देते थे तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। आप लोग जानते हैं प्रोपोर्शनल को अगर हटाना है तो इक्वल टू साइन और एक कांस्टेंट लगेगा। एसआई सिस्टम में हम लोग पढ़े थे के का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। एसआई में के का ही मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये हम लोग कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग पढ़े थे, एकदम सेम सिमिलर टाइप का, सेम तो नहीं सिमिलर टाइप का कूलम्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक। जैसे हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, जैसे दो टाइप का चार्ज होता है, इसी टाइप से मैग्नेट का भी दो टाइप का पोल होता है। तो हम लोग पोल का जो स्ट्रेंथ है वो हम लोग नाम दिए थे M। बार मैग्नेट में ये दोनों पोल स्ट्रेंथ बराबर हुआ करता था। तो मान लीजिए कोई मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ है, एक पोल स्ट्रेंथ है M1, कोई दूसरा मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ है M2। ये दोनों के बीच में, जैसे ये एक ठो बार मैग्नेट है, ये एक ठो बार मैग्नेट है, यहाँ का पोल स्ट्रेंथ है M1, यहाँ का पोल स्ट्रेंथ है M2। ये दोनों के बीच में मान लीजिए डिस्टेंस है आपका R। अब ये इसको जब इसके सामने लाएंगे तो या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। तो कूलम्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक क्या है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, force is directly proportional to product of pole strength and inversely proportional to square of distance between two। जैसे यहाँ पर हम लोग कूलम्स लॉ में क्या पढ़ता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, चार्ज का प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल होता था, और नीचे में यहाँ पर भी 1/r स्क्वायर, यहाँ पर भी R स्क्वायर। इसीलिए ये दोनों लॉ को ही हम लोग बोलेंगे इन्वर्स स्क्वायर लॉ। चाहे कूलम्स लॉ हो मैग्नेटोस्टैटिक का, चाहे कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक का, या तो आप लोग पढ़े ग्रेविटेशन में न्यूटन्स का लॉ आप लोग पढ़े हो, F इक्वल टू G, वहाँ पर स्मॉल m1 स्मॉल m2 बाई R स्क्वायर। वहाँ पर m का मतलब था मास और R का मतलब था डिस्टेंस। यहाँ पर m का मतलब है पोल स्ट्रेंथ, R का मतलब है डिस्टेंस। लेकिन चाहे हम लोग न्यूटन्स का लॉ पढ़े, चाहे कूलम्स का लॉ पढ़े, नीचे में R स्क्वायर, इसीलिए ये सब लॉ का हम लोग बोलेंगे इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो जैसे कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये जो कांस्टेंट का जो वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का फिर हम लोग वैल्यू निकाल रहे थे 9 × 10⁹। यहाँ पर भी k का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं, यहाँ पर k का वैल्यू होगा μ0/4 पाई। जैसे यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का हम लोग बोलते थे एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यहाँ पर μ0 का हम बोलेंगे एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। इसका नाम है परमिटिविटी, इसका नाम है परमिएबिलिटी। तो क्या है परमिटिविटी? परमिटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को कोई मीडियम कितना रोक रहा है या कितना जाने दे रहा है, उसी का मेजर का हम लोग बोलते थे परमिटिविटी। परमिएबिलिटी का मतलब क्या, कोई भी मीडियम मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को कितना अलाउ कर रहा है या तो कितना रोक रहा है, उसका मेजर का हम लोग बोलेंगे परमिएबिलिटी। तो μ0 का यहाँ पर जो वैल्यू है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और नीचे में भी 4 पाई है। तो 4 पाई हम लोग काट सकते हैं। तो k का जो वैल्यू होगा 10⁻⁷ वीबर है मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट वीबर, ये हम लोग पढ़ेंगे। a का मतलब यहाँ पर एम्पियर, करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, और ये तो डिस्टेंस है मीटर का इन्वर्स। तो वीबर एम्पियर इन्वर्स मीटर इन्वर्स। तो हम लोग कूलम्स लॉ को SI में, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स SI में कैसे लिख सकते हैं ना, SI में ये k का वैल्यू SI सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में k के जगह में लिखेंगे μ0/4 पाई। पोल स्ट्रेंथ, ये जो M1 M2 ये है पोल स्ट्रेंथ, इसका SI यूनिट क्या है, इसका SI यूनिट है एम्पियर मीटर। ये सब आप लोग याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस में आप लोगों का ये सब आ सकता है।
अब जैसे आप लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, आप लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटोस्टैटिक में आप लोग पढ़े थे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड माने क्या? मैग्नेट के चारों ओर का वो क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव काम करेगा, दैट क्षेत्र माने स्पेस अराउंड मैग्नेट, जहाँ तक कि उसका इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव काम करेगा, उस क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को अगर हमको पिक्चर में बनाना है, रिप्रेजेंट करना, तो हम लोग को कुछ इमेजिनरी लाइंस हम लोग को कुछ ड्रॉ करना, कुछ काल्पनिक रेखा ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। याद है आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए हम लोग काल्पनिक रेखा का यूज़ किए थे, जिसको हम बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड रियल है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर रियल था, लेकिन इसका पिक्चर बनाने के लिए जो हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ करते थे वो था इमेजिनरी। यहाँ पर भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स दिस आर इमेजिनरी, लेकिन जिसको वो बता रहा मैग्नेटिक फील्ड को, वो लेकिन रियल है। तो मैग्नेटिक फील्ड दो तरह का होगा हमारा, एक मैग्नेटिक फील्ड को बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अगर इस ढंग से अगर पैरेलल हो रहा, पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड हो रहा, दो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बीच का गैप अगर सेम है सबका, यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा गैप देख रहा हूँ, लेकिन सबका अगर गैप अगर सेम है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स मीन्स इफ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर इक्वली स्पेस्ड एंड पैरेलल, तब हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या है ना, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म है, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस ढंग से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको चाहिए, तो हम आगे की क्लास में आप लोगों को बताएंगे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसका नाम है सोलोनॉइड। सोलोनॉइड में हम लोग को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। लेकिन ये जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक, ये जो बार मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल, आप लोग याद रखिएगा, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से होते हुए साउथ पोल में जाएगा, और जाने के बाद अंदर में इस ढंग से ये होगा, माने ये नॉर्थ से होते हुए आउटसाइड द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। मैग्नेट के बाहर में मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाएगा, और मैग्नेट के अंदर में ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल में जाएगा। इधर भी मैग्नेट के बाहर में देखिए नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाएगा, और मैग्नेट के अंदर में ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल में जाएगा। तो ये जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग ड्रॉ किए, ये उदाहरण है आपका नॉन यूनिफॉर्म का। नॉन यूनिफॉर्म में अगर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अगर इक्वल स्पेस पैरेलल अगर नहीं है, तो वो होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का अभी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे आप लोग इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टी स्टडी किए थे, जैसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आप लोग पढ़े थे, ये स्टार्ट होता है पॉजिटिव से, खत्म होता है नेगेटिव में। यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या ना, आउटसाइड द मैग्नेट ये नॉर्थ से साउथ तक मूव करेगा, इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करेगा। जैसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डिसकंटिन्यूअस था, ये स्टार्ट होगा खत्म होगा, लेकिन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स दिस आर कंटिन्यूअस लाइन्स, ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा, ये क्लोज लूप बनाएगा, ये खत्म स्टार्ट खत्म नहीं होगा। तो ये है पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या, जैसा हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी एक दूसरे के साथ प्रतिच्छेद नहीं करता। जैसे वहाँ पर क्यों नहीं करता है, हम लोग कारण सीखे थे, यहाँ पर भी सेम कारण। थर्ड है, जैसे अगर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अगर एकदम क्लोजली स्पेस्ड, एकदम सामने सामने अगर है, तो हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो स्ट्रांग है। और क्लोजली स्पेस्ड अगर नहीं है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, तो हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो वीक है। जैसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में हुआ करता था, वैसे ही मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का भी प्रॉपर्टी होता है। लेकिन अगर हम लोग डिफरेंस अगर जानेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बीच में क्या डिफरेंस है ना। पहला डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर डिसकंटिन्यूअस, लेकिन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है, ये है कंटिन्यूअस। ये है पहला डिफरेंस। 2 नंबर डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर पास थ्रू ए कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास नहीं हो सकता है। लेकिन एक मैग्नेट के अंदर से, ये अगर नॉर्थ पोल या साउथ पोल, मैग्नेट के अंदर से हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो सकता है। तो ये है 2 नंबर डिफरेंस। और 3 नंबर डिफरेंस क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है मैंने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी,
कोई भी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन कोई भी मैग्नेट के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होता। तो ये कुछ डिफरेंस है आप लोगों को याद रखना चाहिए, वो है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बीच में कुछ कुछ अंतर। अब हम लोग और एक छोटा टॉपिक हम लोग ले लेते हैं, जैसे आप लोग वहाँ पर पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या था इलेक्ट्रिक डाइपोल? ना दो चार्ज हुआ करता था, दो चार्ज, इसका नाम है Q, इसका भी नाम था Q। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, लेकिन दोनों चार्ज ऑपोजिट नेचर का होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, तब हम लोग इसको बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेम चीज़ है मैग्नेटिक डाइपोल में, क्या होगा? ना दो पोल होना चाहिए, यहाँ पर दो पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, दोनों पोल का ताकत स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ तो बराबर, ये भी M है ये भी M है, लेकिन ऑपोजिट होना चाहिए। तो ऑपोजिट तो एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, और दोनों के बीच में क्या? कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ पर भी डिस्टेंस, वहाँ पर भी जैसे 12 लिए थे, यहाँ पर भी बार मैग्नेट का जो दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस है 12। तो ये हम लोगों का बन गया आपका मैग्नेटिक डाइपोल। तो आप लोग जानते हैं कहीं पर भी डाइपोल अगर होगा तो उसका एक डाइपोल मोमेंट होता है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर हम लोग पढ़ते थे, कोई भी एक चार्ज को ले लीजिए, दोनों का ताकत तो सेम है और दोनों के बीच का डिस्टेंस का हम लोग गुना करते थे, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोग को मिलता था। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में भी क्या होगा? जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज, तो मैग्नेटिक स्टैटिक में पोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M, तो कैपिटल M बराबर M इंटू वही दूरी था 12, यहाँ पर भी दूरी लेंगे 12। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन था वो था नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव का मतलब है साउथ पोल और पॉजिटिव का मतलब है यहाँ पर नॉर्थ पोल। जैसे उसमें होता था नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसमें होगा आपका क्या? साउथ से नॉर्थ पोल में होगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा साउथ पोल से नॉर्थ पोल। अब और एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैग्नेट, ये जो बार मैग्नेट जो आप लोग देख रहे हो, बार मैग्नेट में सबसे ज़्यादा आकर्षण करने का क्षमता होता है पोल में, ये सब है पोल, लेकिन पोल एकदम किनारे नहीं रहता, किनारे से थोड़ा सा अंदर में रहेगा पोल, थोड़ा सा अंदर। तो ये जो दो टू पोल के बीच का दूरी को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक लेंथ, ये जो 12, लेकिन मैग्नेट का एक्चुअल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये है मैग्नेट का लेंथ, तो इसको हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिक लेंथ। तो मैग्नेटिक लेंथ बाय ज्योमेट्रिकल लेंथ को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो मैग्नेटिक लेंथ होता है छोटा और ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है थोड़ा बड़ा, तो छोटा से बड़ा को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1 से कम होगा, तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 0.84। तो आप लोगों को याद रखना चाहिए जो मैग्नेटिक पोल मैग्नेट के किनारे नहीं है, बार मैग्नेट के किनारे नहीं रहता, किनारे से थोड़ा सा अंदर में रहता है। इसीलिए बार मैग्नेट अगर आपके पास होगा तो छोटा छोटा पिंस अगर आपके पास होगा वो देखिएगा, उसके सामने ले जाएंगे तो एट्रैक्शन जहाँ तहाँ नहीं होगा, ये सब जगह में जहाँ पर उसका पोल है, पोल स्ट्रेंथ, वहाँ पर एट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो ये पोल स्ट्रेंथ के बीच का दूरी को बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, और मैग्नेट का जो दोनों ऑपोजिट एंड के बीच का दूरी को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ। दोनों सेम नहीं होता, एक मैग्नेटिक लेंथ कम होता है और ज्योमेट्रिक लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो आज के लिए इतना है।